नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो अध्यादेश से संबंधित है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं क्या है अध्यादेशों का प्रोमलगेशन या रीप्रोमलगेशन। जो अध्यादेश है वो जारी किया जाता है, फिर वो दोबारा जारी किया जाता है। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, कब जारी करना होता है, क्यों जारी करना होता है, कैसे जारी करना होता है, ये सारी चीजें हम आज इसमें देखेंगे। और ये न्यूज भी आप देख पा रहे हैं और फुल पेज आर्टिकल है आज ये इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट्स पावर टू प्रोमलगेट रीप्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, व्हाई एंड हाउ, है ना, कैसे और क्यों। देखते हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या, कितना असर होता है, क्या इसकी शक्तियां हैं, क्या नहीं है, सारा कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और फोटो से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये प्रकरण क्या है इसका मामला, आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। प्रकरण है हमारा दिल्ली के जो सीएम हैं वो, और जो दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG हैं, जो उनके बीच जो एक शक्ति संतुलन वाला मामला अभी चल रहा है, उसके बारे में आज हम पूरा जानकारी लेंगे। क्या रहा इसका बैकग्राउंड, सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं। और अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए क्या है कि शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में क्या था कि ट्रांसफर्स का मामला, ठीक है, जो आपका ट्रांसफर्स है, ट्रांसफर और पोस्टिंग्स, किसकी पोस्टिंग और ट्रांसफर, ट्रांसफर और पोस्टिंग जो भी सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला था, उसमें यह कहा गया, LG की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये शक्ति है जो वो LG के पास होनी चाहिए। तो सीएम का जो कहना था, सीएम का ये कहना था कि नहीं, ये शक्ति है जो वो हमारे पास होनी चाहिए। और आप जैसा कि जानते हैं कि LG जो होते हैं वो कोई भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर करते हैं, मतलब मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस पर ये काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये काम के लिए हमारे पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां, जिनका उपयोग करके हम ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है वो हमारे अंतर्गत रहेगा और ये इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो जो सीएम थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर करी। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो जो वहां से गाइडलाइन आई वो ये आई कि ऐसी कोई भी विवेकाधीन शक्ति, जिसको आप डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, तो ऐसी कोई भी विवेकाधीन शक्ति गवर्नर के पास या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है। और इनको कोई भी काम जो भी करना है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करना है। ये चीज यहां से क्लियर की गई। जब ये स्टेटमेंट आया तो उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र सरकार है, जो उसने एक अध्यादेश पास किया, अध्यादेश पास किया जो हमारा आज का टॉपिक है उसको लिंक कर रहा है। ठीक है, एक अध्यादेश पास किया और इस अध्यादेश में ये चीज लिखी गई कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है वो है, जो ट्रांसफर और जो पोस्टिंग का मामला, उसकी शक्ति, मतलब ट्रांसफर करने की और पोस्टिंग करने की जो शक्ति है, सिविल सर्वेंट के ट्रांसफर और पोस्टिंग करने की जो शक्ति है, उसका डिसीजन है जो वो कौन लेगा। तो उसके लिए एक कमेटी की बात कही गई कि उसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें 3 लोग होंगे, एक सीएम खुद होंगे, एक होंगे चीफ सेक्रेटरी और एक होंगे आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम, मतलब गृह मंत्रालय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे वो। तो ये 3 लोग मिलकर के निर्णय लेंगे जो कि वोटिंग के आधार पर तय होगा, वोटिंग के आधार पर। ठीक है, और वोटिंग के आधार पर जो ज्यादा पक्ष में होगा उसका निर्णय फाइनल होगा। और अगर इन केस कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में कहा गया है, एक लाइन इसमें ऐड है कि LG का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, फाइनल। तो आप यहां पर समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके जस्ट विपरीत यहां पर ऑर्डिनेंस पास करा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके तहत जो चीफ मिनिस्टर है उनका पलड़ा भारी था LG से, यहां LG का पलड़ा भारी हो गया सीएम से। ठीक है,
तो आपको क्या लगता है कहां तक ये चीज सही है कि जब कोई भी ऐसी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिख करके दिया, उसके तहत उस शक्तियों के अगेंस्ट जाकर के केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आया, तो क्या केंद्र सरकार गलत कर रहा है? नहीं। देखिए, केंद्र सरकार ने जो भी किया है वो भी नियम के तहत है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया वो भी नियम के तहत है। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या है? अध्यादेश, क्योंकि आज का टॉपिक है तो हम इस पे यहीं पर रुकते हैं। इसका ये बैकग्राउंड मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और इसके आगे अब मैं अध्यादेश के बारे में आपको बताता हूं कि देखिए, जो अध्यादेश होते हैं, जो ऑर्डिनेंस होते हैं, ऑर्डिनेंस है जो, वो आपके उसके अंतर्गत क्या होता है कि ऑर्डिनेंस में आपको ये तब पास किए जा सकते हैं जब दोनों हाउस सेशन में ना हो, सेशन में ना हो, या दोनों में से कोई एक सेशन में ना हो। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उस केस में ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है जिसकी पावर आर्टिकल नंबर 123 के तहत प्रेसिडेंट को दी गई है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 123 के तहत ये पावर है, और अगर आप गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर के पास ये पावर 213 के तहत है, अनुच्छेद नंबर 213 के तहत है। ठीक, तो ये है मामला। तो इसके तहत ये ऑर्डिनेंस पास कराया जा सकता है। अब जो ऑर्डिनेंस है वो कब पास कराया जाएगा? वो तभी कराया जा सकता है तो दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन ना हो, और ऐसी कंडीशन हो, ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो कि इंतजार नहीं किया जा सकता, नियम लाना ही पड़ेगा, तो उस केस में अध्यादेश पास कराया जा सकता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा उस केस में। तो ये है नियम। अब जब ये पास हो जाएगा तो आप अगर इसके मैक्सिमम पीरियड की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो जब ये पास हो जाएगा तो कितने दिन तक रह सकता है? तो देखिए, मैक्सिमम है जो ये 6 महीने प्लस 6 वीक्स। ठीक, तो ये इसका टाइम पीरियड है मैक्सिमम। क्यों है इसका टाइम पीरियड? ये इसलिए है क्योंकि 6 मंथ का मतलब ये है कि दो, जो आपका मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और आपका बजट सेशन ये होते हैं, तो दो सेशन जो होते हैं उनके बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है। और जब सेशन में आएंगे वापस से, सदन है जो वो आपका वापस से सेशन में जब आएगा तो उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर, 6 हफ्ते का मतलब क्या हो गया? 6 सत्ते 42, 42 दिन। ठीक है, 42 दिन, 42 दिन के अंदर अंदर इसको पास करवाना जरूरी है। ठीक है, पास करवाने की क्या प्रक्रिया है? जो नॉर्मल होता है ना अधिनियम, उसका क्या तरीका होता है? सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा में आया, फिर उसके बाद यहां से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट अपने साइन करेंगे और फिर जाकर के ये एक्ट बनेगा। तो ये नियम होता है। तो ये प्रक्रिया है जो, ये आपको 6 महीने और 42 दिन मैक्सिमम, इतने दिन बाद करनी ही पड़ेगी। अगर इनकेस ये खारिज हो जाता है तो ये वहीं से ऑर्डिनेंस वहीं से खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि सदन में रखा और फेल हो गया तो ये वहीं पे खत्म हो जाएगा, और अगर ये पास हो गया तो ये अधिनियम बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी जो आपका अध्यादेश है उसकी उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके अधिनियम की होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक मतलब प्रोसेस से कराया गया प्रॉपर जो एक्ट होता है, उसके पास भी उतनी ही पावर है जितनी इस अध्यादेश के पास पावर होती है। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए, अध्यादेश वाला मामला। और एक चीज और है यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो अध्यादेश है उसको राष्ट्रपति वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, वापस ले सकते हैं। ठीक है, वापस ले सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। और या फिर वो मान लीजिए कि सदन में रखा जाएगा और फिर वो बाद में खत्म हो गया तो ऐसे वहां से पास नहीं हुआ तो वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली चीज। अब हम अपने इस मुद्दे पर आते हैं, प्रोमलगेशन और रीप्रोमलगेशन में। तो ये तो आपको अध्यादेश वाला प्रकरण तो समझ आ गया। अब मैं आपको दो केस का जिक्र करता हूं कि मान लीजिए कि किसी भी कारण से ये ऑर्डिनेंस है जो वो फेल हो गया, तो क्या वो दोबारा से लाया जा सकता है ऑर्डिनेंस? तो बिल्कुल लाया जा सकता है। कितनी बार लाया जा सकता है?
वो n नंबर ऑफ टाइम लाया जा सकता है। n नंबर ऑफ टाइम से मेरा कहने का मतलब है कि कितनी भी बार आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर क्योंकि यहां पर शब्द कुछ ऐसे हैं कि कितनी भी बार कर सकते हो, तो आपके दिमाग में जो चीज आ रही होगी कि सर ये क्या बात हुई, ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, कितनी भी बार लाता रहेगा आदमी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिसकी वजह से दो केस हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक 2017 का 2017 का कृष्ण कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कौन सा केस है? कृष्ण कुमार और अदर्स बनाम बिहार राज्य का जो केस है, ये केस कब का है? ये 2017 का केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये चीज जो अध्यादेश लाना है उसके लिए वो तभी लाना होगा जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है, ठीक है। जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी आप तभी अध्यादेश लाओगे। ऐसा नहीं है कि इस अध्यादेश को कभी भी लाया जा सकता है, ठीक है। मतलब आपको अपनी मर्जी से कभी भी नहीं ला सकते आप, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तभी लाओगे। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो क्या है? तो वो आपकी जो विधायिका है, विधायिका क्या काम है? विधायिका का काम होता है नियम बनाना, लॉ बनाना। तो अगर आप ये काम बिना इमरजेंसी सिचुएशन के करोगे तो कहीं ना कहीं आप विधायिका के काम में दखल अंदाजी दे रहे हो, दखल अंदाजी दे रहे हैं, और यानी कि आप कह रहे हैं कि उनके फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। आप उनकी फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो फिर तो ये वाली बात आ जाएगी। तो इसलिए कृष्ण कुमार के केस में ये बात क्लियर की कि ये इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए, वरना ये संविधान का एक ब्रीच कहलाएगा, संविधान का एक ब्रीच कहलाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बार बार रीप्रोमलगेशन है ना, रीप्रोमलगेशन है जो बार बार अध्यादेश को लाना है, जो ये अगर बिना इमरजेंसी कंडीशन के लाया जा रहा है तो ये असंवैधानिक प्रावधान कहलाएगा, क्योंकि यहां पर इंटेंशन मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा? इंटेंशन है जो वो मैटर करेगा। तो अगर इंटेंशन सिर्फ इस वजह से है कि ये चीज पता है कि जैसे ही वो सदन में रखा जाएगा खारिज हो जाएगा, तो इस वजह से लाया जा रहा है, तो ये असंवैधानिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो? विधायिका के काम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक। तो ये मामला असंवैधानिक कहेगा। और एक और बात कही कि अगर ऐसा होता है, अगर आप बिना इमरजेंसी सिचुएशन में लाए हुए विधायिका के काम में दखलंदाजी देते हो, तो वो कहीं ना कहीं डीसी वाधवा केस बनाम बिहार राज्य, ठीक है, बिहार राज्य, डीसी वाधवा केस बनाम बिहार राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनका भी उल्लंघन है, ठीक है, उनका भी उल्लंघन है, ठीक है, उनका भी उल्लंघन है ये। तो ये बात कही। डीसी वाधवा केस बनाम बिहार राज्य, ये केस है जो ये आपका 1986 का केस है। तो क्या था इसमें? इस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, डीसी वाधवा, ये दोनों केस आपको ध्यान में रखने हैं जो कि प्रोमलगेशन और रीप्रोमलगेशन से संबंधित है। मेनली यही है इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने होंगे, कृष्ण कुमार एंड बिहार राज्य का, और आपका डीसी वाधवा केस। तो ये वाला डीसी वाधवा केस है जो 1986 का, इस वक्त की अगर आप सिचुएशन कहेंगे तो बिहार राज्य में, बिहार में उस वक्त 256 ऑर्डिनेंस लाए गए थे। और ये कब की बात है? अगर मैं समय बताऊं आपको तो 1967 से लेकर के आपका 1981 का जो पीरियड है, इस बीच में 256 ऑर्डिनेंस पास किए गए, जिसमें से 69 ऑर्डिनेंस ऐसे थे, 69 अध्यादेश ऐसे थे जो कि रीप्रोमलगेट किए गए थे,
तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पीच में संज्ञान लिया और उन्होंने ये बात बताई कि जब भी कोई ऑर्डिनेंस आएगा, जब भी कोई अध्यादेश आएगा, तो उसके लिए आपका जो प्रोसेस है उसमें ये है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 वीक्स के अंदर अंदर, जैसे ही सदन वापस सेशन में आते हैं तो उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उसके सामने, मतलब अगर स्टेट का मामला है तो विधानसभा और अगर सेंटर का मामला है तो लोकसभा, तो लोकसभा के सामने आपको रखना ही होगा इसको। तो अगर आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर रखते हैं और फिर वो वहां से पास होता है तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये असंवैधानिक माना जाएगा। और सिर्फ इसलिए कि उस अध्यादेश को जिंदा रखना है, उस अध्यादेश को जिंदा रखने के लिए अगर आप बार बार इस तरह का रीप्रोमलगेशन करेंगे, बार बार इस तरह का अध्यादेश लाएंगे, तो ये गैर कानूनी या असंवैधानिक करार दिया जाएगा। ठीक है, असंवैधानिक, असंवैधानिक। तो ये था मामला। ठीक है, तो ये था मामला आपका डीसी वाधवा केस में, जो कि आपके 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया था। तो ये दोनों केस हैं जो वो आपको याद रखने होंगे। मेरे ख्याल से ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और एक और इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि हमारे बैच 6 से रिलेटेड है। और हमारा जो बैच 6 लाइफ फाउंडेशन बैच का बैच 6 है, जो वो 7 जून से शुरू होने वाला है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा कोड ओम लाइव यूज करना होगा। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही ये जो 30,500 की फीस है ये घट के 18,999 हो जाएगी। और ये जो हमारा बैच है ये एक होलिस्टिक बैच है जिसमें आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मतलब आपको आंसर राइटिंग की पूरी सुविधा इसमें दी जाएगी। उसके अलावा आपको मेंटोरशिप की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा आपको जो लाइव क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पर आपके साथ होंगी। उसके अलावा सीसेट और आपका जो करंट अफेयर्स है उसका डेली रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी इसमें आप एनरोल कर दीजिए। 7 जून से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं या आप करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहते हैं मुझे, तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर आप, इस चैनल पर आप आ जाइएगा। फिर वहां पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें पिंड में वो पड़ा हुआ है, वहां से आप उस ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।